जय हिंद प्यारे साथियों, दीपकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जो क्लास नंबर 23 है उसको लेके आए हैं। पॉलिटी की क्लास नंबर 23 का आज हम रिवीजन करेंगे और अब ये रिवीजन सीरीज है वो आपकी बंद नहीं होगी। और अब ये जो टोटल 54 क्लासेस सर ने कराई हैं उनका अंत करने के बाद ही इस क्लास का अंत होगा। ये आप याद रखना कि ये क्लास अब बंद नहीं रहेगी। हो सकता है कि शनिवार और रविवार इन 2 दिन ये क्लास ना रहे, बाकी के हफ्ते में 5 दिन तो ये क्लास आपकी 100% रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आप इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिएगा। मैं इसको हटा दूं, शायद ये स्कैन ना हो। आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो इस क्लास से जो रिलेटेड पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप पीडीएफ से बाद में रिवीजन कर सकते हैं। बाकी इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है बहुत जल्द इस क्लास का पूरा पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा एक साथ A4 साइज में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 23, इसमें अनुच्छेद 22 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 के बारे में एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसका साइज बढ़ा। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निरोध के से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया। जैसे गिरफ्तारी की अगर बात करें तो एक तो है अपराध के बाद, अपराध के बाद वाली जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में हमारा आर्टिकल 22(1), 22(2) और 22(23) संबंधित है। दूसरा आपसे है अपराध से पहले, अपराध से पहले यानी शक के आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिससे संबंधित है आर्टिकल 22(4), 22(5), 22(6) और 22(7). तो ये हमें 22 याद रखने। अब 22(1) की हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं कि अनुच्छेद 22(1) में क्या है। तो 22(1) में जो है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा आपको। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो वो गिरफ्तारी का पूरा कारण आपको बताएगी, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर सकती है। बाकी मनपसंद अधिवक्ता के चयन का अधिकार है आपको। आप अपने मनपसंद के वकील का चयन कर सकते हैं जो आपका केस लड़े और आपको न्याय दिलाए। तो अनुच्छेद 22(1) में 2 बातें कही गई हैं। पहला कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और आपको मनपसंद वकील करने का भी अधिकार है, आप अपनी पसंद का वकील कर सकते हैं। क्लियर है? आगे आपसे बात करें कि अनुच्छेद 22(2) की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको थाने में गिरफ्तार करके नहीं रख सकती। ये अधिकार है अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको थाने में रखा जाता है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करा सकते हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 22(3) की अगर हम आपसे बात करें तो विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये सब बोला गया कि अगर कोई विदेशी शत्रु है तो उसे ये सब अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 22(3) में स्पष्ट कहा गया है। फिर अनुच्छेद 22(4) की अगर बात करें तो निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। ये अनुच्छेद 22(4) में कहा गया। अगले की बात करें, अनुच्छेद 22(5) की बात करें अगर हम, अनुच्छेद 22 का जो 5वां क्लॉज है उसमें क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। यानी अनुच्छेद 22(5) में भी ये कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो व्यक्ति है उसे भी अपना पक्ष
रखने का अधिकार दिया जाएगा, वो भी अपना पक्ष रख सकता है। ये अनुच्छेद 22(5) में बताया गया। अनुच्छेद 22 के 6 की अगर बात करें तो यदि जरूरी न लगे तो बताया नहीं भी जाएगा। जैसे गिरफ्तारी का जो कारण है, अगर उन्हें लगता है कि आपको बताना जरूरी नहीं है, कोई संज्ञेय अपराध है, आपको नहीं बताया जाएगा, तो ये जरूरी भी नहीं है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ये अनुच्छेद 22(6) में कहा गया है। बात करें अनुच्छेद 22 के 7 की, तो किन मामलों में कितना निरोध है, यानी नजरबंद निरोध का मतलब वो आपको इसमें बताया गया है अनुच्छेद 22 के 7 में कि किन किन मामलों में कितना कितना आप पे निरोध होगा। क्लियर है? अब बात करें कुछ निवारक निरोध अधिनियम। जैसे पहला था निवारक निरोध अधिनियम 1950 से में आया और 1969 में से खत्म कर दिया। तो निवारक निरोध अधिनियम एक 1950 में आया, 1969 में समाप्त कर दिया गया। फिर आया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया, 1997 में से समाप्त कर दिया गया। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया, 1997 में से खत्म कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण एक्ट 1974 में आया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो है वो 1980 में आया था, यानी 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आया था। अगले की बात करें आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध निरोध अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1985 में आया था और 1995 में इसे समाप्त कर दिया था, यानी 10 वर्षों में इसका दी एंड कर दिया गया था। कितने में? 10 वर्षों में इसका दी एंड कर दिया गया। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध अधिनियम आया था 1985 में और समाप्त हो गया 1995 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 23 सितंबर 1980 को आया था और वहीं विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण एक्ट पूछे तो 1974 में। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया था और 1997 में इसका एंड कर दिया गया था। और निवारक निरोध अधिनियम ये 1950 में आया था, 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा ये 2002 में आया, 2004 में इसे समाप्त कर दिया। फिर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जो आया था यूएपीए ये 1967 में आया था। अब आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया। अब बात करें जैसे हम अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 23 हमारा क्या कहता है? बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। बलात् श्रम को यानी बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते, वो बलात् श्रम नहीं करा सकते, फैक्ट्रियों में कारखानों में उनसे मजदूरी नहीं करा सकते, तो ये बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी। दास प्रथा का अंत किया गया, जैसे आप किसी को ले आए उसे गुलाम सा बना लिया, उसका खाना रोटी पानी दे रहे हो और उसे थोड़ा बहुत खर्चा दे रहे हो, तो ऐसे जो दास प्रथा है उसका भी अंत कराया गया था, बंधुआ मजदूरी का अंत कराया गया था और बेगार पर रोक लगाई। ये सारे के सारे अधिकार अनुच्छेद 23 के तहत दिए गए थे, जैसे बलात् श्रम प्रतिबंधित, बंधुआ मजदूरी का समाप्त, दास प्रथा का अंत और बेगार पर रोक, यानी ये सारे के सारे अधिकार दिए गए थे लोगों को अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, अगले की बात करें। अगला इसमें जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वो आपका 1976 में आया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया? तो ये आपका 1976 में आया था। फिर बात करें कि महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की, तो ये आपका 1956 में आया था, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। फिर
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें तो ये 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया, और संविदा श्रम अधिनियम की आपसे बात करें तो ये 1970 में आया था। वहीं समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात करें तो ये 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वहीं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। संविदा श्रम अधिनियम 1970 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात करें तो ये 1976 में आया था, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को आपको 100% याद रखना। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात कही गई है अनुच्छेद 24 में, कि जो बाल श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे कि 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना, खान, जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन से प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे वो इनमें से किसी भी जगह काम नहीं करेंगे, तो ये प्रतिबंध लगाया गया था अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है। जैसे 2006 में घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, इन पे रोक लगाई गई थी कि घरों में, होटलों में, दुकान या रेस्टोरेंट पे 14 साल से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो कार्य नहीं करेंगे। ये 2006 में ये बात कही गई थी। घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, इन सब में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसमें बोला गया। दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरा जो बोला गया वो 2016 में, किसी भी उद्योग, व्यापार में पूर्ण निषेध है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी उद्योग में, यानी कोई भी उद्योग है ऐसा, व्यापार में जो है वो उद्योग या व्यापार में पूर्ण निषेध कर दिया गया कि 14 से 18 वर्ष तक के बालक जो हैं वो इसमें, यानी 18 वर्ष तक के बालक इसमें कार्य नहीं कर सकते, कि कोई भी उद्योग हो या कोई भी आपका व्यापार हो। फिर आपको आगे याद रखना है कि बाल एवं किशोर श्रम जो अधिनियम है, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 86 में, 1986 में। तो ये हमारी क्लास आज की रही। ठीक है, ऐसा ही करके 15 से 20 मिनट में हर क्लास का रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो ये हमारी क्लास नंबर 23 का रिवीजन हो गया। क्लास नंबर 24 का रिवीजन आपको कल मिलेगा विधिवत रूप से। तो आप चैनल से जुड़ें और आप अब कहीं ना जाएं, ये मेरा आपसे अब पूरा प्रॉमिस है कि पूरी की पूरी मैं क्लास आपको यहाँ पे कराऊंगा और सारी क्लास का रिवीजन कराऊंगा, और बहुत कम समय में, ये मेरी गारंटी है, बहुत कम समय में, इतने कम समय में इतने बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। और अपने नोट्स का रिवीजन भी आप इतना नहीं कर सकते इतनी जल्दी जैसे कि मैंने आपको समझाया है और बहुत बेहतर तरीके से कराया है। खुद से रिवीजन इतना अच्छे से नहीं हो सकता जितना मैं करा रहा हूँ। अब एक क्लास का आपका नॉर्मल 13 से 15 मिनट के बीच में ये आज रिवीजन हुआ है। तो आपको बहुत कम समय में मैंने समझाई हैं चीज़ें, आपको और जानकारी मिली है और अच्छे से आपको ये सही से समझ में आया होगा अगर आपने सर से क्लास ले रखी है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।